नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि ऐतिहासिक नाइंसाफी या सिर्फ जाति ही आरक्षण की अकेली बुनियाद नहीं बन सकती। आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। अदालत ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी कहा है कि वो इस बारे में नया सर्वे पेश करे, यानी कि मौजूदा हालात क्या हैं। यानी आरक्षण के लिए जो पैमाने हैं वो नए होने चाहिए, नए बनने चाहिए। साथ ही कुछ नए समूहों को भी शायद आरक्षण के जो ज़्यादा हकदार हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, ये भी अदालत ने कहा। और साथ ही ये कहा कि सरकार को ट्रांसजेंडर जैसे नए जो पिछड़े ग्रुप हैं उनको ओबीसी के तहत लाना चाहिए। ये फैसला अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये नए सिरे से कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसको लेकर जो भारत की नीति है, आरक्षण लेकर जो राजनीति है, उन तमाम चीज़ों को दोबारा एक तरह से रिव्यू करने के लिए हमें उकसाती है और बताती है कि क्या नए सिरे से एक बार देखे जाने की ज़रूरत है कि नए भारत में अब कई दशक गुजर जाने के बाद, जब से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है, उसके बाद से क्या नए सिरे से हमें ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे समूह हैं जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो राजनीतिक जो इसका फॉल बैक होगा वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर जाटों को जो रिजर्वेशन की बात है उसके बारे में, और साथ ही जिस तरह से अदालत ने जो कहा है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं सामाजिक, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिनके जरिए समझेंगे इस मुद्दे को। ओमवीर सिंह त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जी ओमवीर सिंह मंडार जी हाँ, ओमवीर सिंह मंडार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वकील हैं हाई कोर्ट में, और ख़ास इनकी पहचान ये है कि ये ओबीसी रिजर्वेशन रक्षा समिति चलाते हैं। ये फिलहाल ये महत्वपूर्ण इनकी पहचान है और इन्हीं की पिटीशन जो है अदालत में गई थी जिसके बाद ये फैसला आया है। तो इनसे सबको जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो है वो अपनी अर्जियाँ अदालत में दी और क्या इनकी बुनियाद थी, क्या इनकी जरह थी। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मनोज कुमार झा हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और समाजशास्त्री हैं जाने माने। तीसरे मेहमान हिलाल अहमद साहब हैं, फेलो हैं CSDS में और समाज की नब्ज को भी बहुत बारीकी से समझते हैं। आंकड़ों का जो खेल है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे समाज को आंकड़ों के आईने से देखा जाए। और साथ ही हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जल्द ही मौजूद होंगी। सबसे पहले ओमवीर जी, आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं कि ये बताइए फिलहाल कि आपकी अर्जी की बुनियाद क्या थी, कब आपने ये पिटीशन अदालत में डाली और क्यों? देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं मंडल कमीशन से। 1997 में मंडल कमीशन का गठन हुआ और उसकी रिकमेंडेशन के बाद कई रीजनों से एग्जॉस्टिव सर्वे के बाद जो क्लास और कास्ट मंडल कमीशन ने ओबीसी में रखी। नहीं, बैकग्राउंड हमें मालूम है, बैकग्राउंड पे हम आएंगे, हम आपसे सिर्फ आपकी कहानी पूछ रहे हैं। ओके, मैं इस प्रेजेंट इंसिडेंट पे आता हूँ। फिर देखिए, जाट समाज को 1997 में भी नहीं रखा गया, बैकवर्ड कमीशन ने रिजेक्ट की थी इनकी डिमांड। 2010 में अगेन इन्होंने डिमांड रेज की कि हम बैकवर्ड हैं। कमीशन ने फिर एक सर्वे किया, फिर रिजेक्ट किया कि नहीं, आप बैकवर्ड नहीं हैं, आप सेंट्रल लिस्ट के लिए नहीं हैं, डिजर्व करते हैं इंक्लूजन के लिए। एंड अगेन ये एक एक्सरसाइज की गई जो 2011 से शुरू हुई। और 2011 में गवर्नमेंट ने जून 2011 में इस NCBC एक्ट 1993 में एक अमेंडमेंट किया जिसमें रिव्यू पावर को दिया गया। और उस रिव्यू पावर के बेस पे कमीशन को अगेन राइट हो गया कि कमीशन कैन लुक इनटू द प्रॉब्लम जी। और उसके बेस पे पॉलिटिकल रीजनों से विदाउट सर्वे कमीशन बार बार गवर्नमेंट को लिखता रहा कि एग्जॉस्टिव सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे के लिए टाइम कम है, और सर्वे का टास्क ICSSR को इंटरेस्ट भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बहुत पास में आ गया था, सरकार ने करना पड़ा। हाँ, वो भी इतिहास हमें मालूम है। हम ये पूछ रहे हैं आपने कब ये पिटीशन अदालत में डाली, क्यों डाली और क्या आपकी दलीलें क्या हैं? देखिए, हमारा सिंपल ये था कि जिस समय गवर्नमेंट ने 4 मार्च 2014 को इस नोटिफिकेशन जारी की, उससे पहले ही हम कमीशन के पास अपने ऑब्जेक्ट सबमिट कर रहे थे। कमीशन ने पब्लिक हियरिंग करी और पब्लिक कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। रिजेक्ट करने के बावजूद जब गवर्नमेंट ने इसको ले लिया, नोटिफिकेशन जारी कर दी, तो हमने एक रिट डाली। और इवन हमने हियरिंग के दौरान भी एक रिट डाली थी मार्च में ही कि ये हियरिंग करने के लायक ही केस नहीं है, हियरिंग नहीं की जानी चाहिए इस विषय पे। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था कि इट इज प्री मैच्योर, और हमारी पेटिशन को प्री मैच्योर उस समय बोल दिया गया था कि अभी आपके खिलाफ कुछ हुआ तो है नहीं, दे आर नॉट इंक्लूडेड, लेट द कमीशन रिपोर्ट के लिए वेट किया जाए। कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद इनको इंक्लूड कर दिया। तो हमने पिटीशन ये डाली कि भाई ये जो इंक्लूजन है ये इलीगल है, ये NCBC एक्ट 1993 का वायलेशन है, ये इंदिरा साहनी केस का वायलेशन है,
क्योंकि एक्ट इंदिरा साहनी केस के बेस पे बना था। ठीक है। और ये विदाउट एनी डाटा बायस होकर गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज क्लास को पॉलिटिकली मोटिवेशन के लिए इसको चलिए ठीक है, दिया आपकी बात हमें पता चल गई। अब हम आपसे जानेंगे कि आखिर ऐसा आप क्यों सोचते हैं, क्यों आपको लगता है कि जाटों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मनोज कुमार झा, ये बताइए कि हालांकि कहा यह जाता है, अगर हरियाणा का हम जिक्र करें तो 22% जो पॉपुलेशन है वहाँ की, हालांकि फिर भी माइनॉरिटी ही है, वो जाट हैं और बहुत ही ताकतवर लोग हैं। ये सियासत में भी इनका बड़ा कब्जा है, बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, ओहदे हैं, उन पर जाट समुदाय है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बड़ा तबका ऐसा भी है किसानों का जो मार्जिनलाइज्ड है, जो हाशिए पर है, और यही दलील दी जाती है कि जाटों को रिजर्वेशन जो है उसे बना के रखना चाहिए। देखिए अरफा जी, अब आपके सवाल पे मैं चंद सेकंड के बाद आऊंगा। आज सुबह से जब से अखबार खोला तो ऐसा इस जजमेंट के बारे में इस तरह से बात की जा रही है जैसे कि जातिगत आरक्षण पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए। जी हाँ, और ये इसी पर कार्यक्रम भी है, मर्म मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर झा, इसी पर कार्यक्रम भी है ये जी। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप उस जजमेंट को पढ़ें तो उस जजमेंट में कहीं से भी ये बात नहीं आती है कि ऐतिहासिक नाइंसाफी नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए। ये अफर्मेटिव एक्शन पर बिल्कुल एक नया वर्ग जनित आप चेहरा लेके आइए जिसका जाति से कोई सरोकार ना हो। मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस बात को मानना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जजमेंट है। मैं बिना डिफेमेशन के एंगल को देखे हुए आपसे कहना चाहूंगा कि ये इतना गंभीर विषय है कि इस पर कोई भी एक संस्थान अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और इवन सिविल सोसाइटी को इंगेज करना होगा। और मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अभी भी जाति सबसे बड़ा नियामक है। जाति संरचना पर आपकी पहुंच तय करती है। जाति और अवसर का अभी भी असमान रिश्ता है। और जो लोग दलील देते हैं कि जातिगत आरक्षण से बहुत सारा नुकसान होता है, वो ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में संपत्ति और संपदा 90% संपत्ति और संपदा 10% लोगों के हाथ में है, और जिसमें जाति का बहुत बड़ा जातिगत पहचान का मामला। प्रोफेसर झा, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगी कि ये बड़ा जो ये जो बड़ा सब्जेक्ट है, मैं गुजारिश ये करूंगी, ये बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हम आएंगे, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही थी कि पहले एक बार ये समझ लें आखिर कि जो जाटों को आरक्षण मना किया गया है उसकी बुनियाद क्या है और कैसे आगे बढ़ा जाएगा। फिर शायद हम इस जो बृहत्तर जो टॉपिक है, एक बड़ा जो टॉपिक है, इस पर हम आते। पहले मैं चाहती हूँ आप जाट वाले सवाल पर जवाब दें। मैं बिल्कुल आपको, इसमें गलती एग्जीक्यूटिव से यही हुई है। जैसे मंडल कमीशन, ओमवीर जी कह रहे थे, मंडल कमीशन 78 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 80s में रिपोर्ट आई, 90 में बीपी सिंह ने दिया। तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, आपके पास एक मैसिव सर्वे था जो 3 इंडिकेटर को वेटेज के आधार पर आपके पास एक आंकड़ा आया और आपने 3743 जातियों को अदर बैकवर्ड कास्ट माना। इस तरह की कोई कोशिश जाटों के आरक्षण के संबंध में नहीं की गई। मेरा मानना है कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था आप करना चाहते हैं, नई जातियों को लाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के एक एकेडमिक एक्सरसाइज को भी लेना होगा जो आपको एक व्यापक एक आंकड़ों का संदर्भ दे और उसके माध्यम से किया जाए। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। हिलाल अहमद साहब, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट में यही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। हिलाल अहमद साहब, ये बताइए कि इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये तो हम बात करेंगे जरूर कि क्या वाकई जो 2 महत्वपूर्ण जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो ये कि जाति अकेली बुनियाद नहीं हो सकती रिजर्वेशन पाने की, और जो हिस्टोरिक इनजस्टिस की बात कही गई है वो भी अकेला पैमाना नहीं हो सकता। लेकिन तीसरी जो अहम बात है वो है परसेप्शन को लेकर कि अगर किसी समूह के बारे में ये परसेप्शन है कि वो पिछड़ा है तो उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या परसेप्शन है कि वो शायद वेल ऑफ है, वो ठीक है, वो उसके पास पैसा है या उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो उसे नहीं मिलना चाहिए। इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये, और जो मनोज भाई ने बात कही या इससे पहले भी जो बात कही गई है, ये पूरे जजमेंट को 4 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला सवाल है कि पैमाना क्या होगा, कि बैकवर्डनेस क्योंकि एक न्यूट्रल कैटेगरी है इसलिए इसको हम कैसे नापेंगे, तो पैमाना पहली चीज़ है। जजमेंट का दूसरा हिस्सा जो है वो पहचान का है कि किन पहचानों को हम उस पैमाने से तय करेंगे, वो जाति होगी, वर्ग होगी या नई चीज़ें होंगी, जो भी नए आधार आ रहे हैं उससे हम किन समूहों को पहचानेंगे। तीसरी चीज़ जो कि मुझे लगता है कि सबसे अहम है वो है मूल्यांकन, कि हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये वाकई बैकवर्ड है और कितने समय के लिए बैकवर्ड है, क्योंकि ये कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है बल्कि इम्परमानेंट है। और ये इसकी इम्परमानेंसी जो है वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है। और इसमें जजमेंट में खासकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि फॉरएवर बैकवर्ड नहीं हो सकते। फॉरएवर बैकवर्ड आप नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो तीसरी चीज जो हुई वो हुई आपका
के मूल्यांकन होगा। चौथी एग्जिट पॉलिसी कि हर एक, और ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट ने इस पर काफ़ी इलाबोरेटेड डिस्कशन किया है कि एक एग्जिट पॉलिसी भी होगी बैकवर्डनेस की। इस पूरी प्रक्रिया से निकल कर आप चले जाएंगे। अगर हम संविधान सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के अलग अलग निर्णयों को देखें, मैं जाट वाली बात पर बाद में आऊँगा, तो इसमें बहुत एक स्पष्ट बात निकल कर आती है कि जो आरक्षण को दिए जाने का कारण है वो है लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना। वो रिफॉर्म नहीं है, सोशल रिफॉर्म नहीं है, बल्कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना है उन तबकों को जो पीछे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी बात जो है वो ये है कि आपके पास में एक एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप परसेप्शन को सही या गलत बताएं। जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप उठाकर देखिए। मंडल कमीशन जो है वो काका कालेकर कमेटी, जो पहली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी, उसका विरोध कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, उसके परसेप्शन की आलोचना कर रहा है। किन आधारों पर कर रहा है? क्योंकि उसने एक बड़ा रिसर्च किया है। तो सवाल ये है कि बिना रिसर्च के अगर आप ऐसे करेंगे तो ये, लेकिन इसका एक पक्ष है, दूसरा पक्ष राजनीतिक पक्ष है। परसेप्शन को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं से निकलते हैं। और हमारे देश में सामाजिक न्याय एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर राजनीति होती है, विक्टिमहुड की राजनीति होती है। बिना विक्टिमहुड के इस देश में आप राजनीति नहीं कर सकते। तो सोशल जस्टिस आर्ग्यूमेंट जिस तरह से डेवलप होता है उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक बार फिर आपको परसेप्शंस को सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की प्रक्रियाबद्ध तरीके से ये हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि एक समय में एग्जीक्यूटिव ने ये सोचा कि ये परसेप्शन है। लेकिन अब तक एग्जीक्यूटिव का ये सोल डोमेन माना जाता था। अदालत के इसमें इंटरफेरेंस को भी किसी और तरीके से देखा जा रहा है। देखिए अदालत क्या कर रही है, वो संविधान और जो मौजूदा नजीरें हैं उनके आधार पर एग्जीक्यूटिव के किसी फैसले को इवेल्युएट कर रही है। तो इसमें जो बात है वो ये है कि सिविल सोसाइटी, जैसे मनोज भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सिविल सोसाइटी और दूसरे समूह और रिसर्च, इन सबको मिलाकर आपको प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन हिलाल साहब, अगर इस बात का प्रमाण नहीं है, इस बात का सर्वे नहीं है कि जाट बैकवर्ड हैं, तो इस बात का भी सर्वे नहीं है कि वो बहुत वेल ऑफ है, उन किसानों की हालत जाके देखी जा सकती है, उसके सर्वे को बुनियाद किया सकता है। इसीलिए ओबीसी रिजर्वेशन में एक खास बात है, वो है क्रीमी लेयर। अगर आप एक समूह को पहचान लीजिए कि इसमें ऐतिहासिक तौर पर, और ये मैं बिल्कुल, देखिए बिना रिसर्च के ये बातें हो रही हैं, हम बिल्कुल एक्चुअली हम परसेप्शन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये परसेप्शंस हैं, तो इस पर हमें कोई ठोस डेटा अगर हमारे पास में होगा तो उसमें फिर हम क्रीमी लेयर और उन तरीकों की भी पहचान कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद सीधे सीधे जो बॉल है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के कोर्ट में जाती है कि वो सर्वे करें और अपने सामने, हमारे सामने सबूत लेकर आए कि ये देखिए कि हमारा सर्वे। दो बातें मैं कह रहा हूँ, एक तो सिर्फ ये है कि वो सर्वे करें, ये सिंपल बात है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात जो है वो ये है कि इस समय में जबकि भूमंडलीकरण हो रहा है, जबकि स्टेट में से सर्विसेज लगातार कम हो रही हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जहां पर कि आरक्षण होता था वहां पर भी नए प्लेयर्स आ गए हैं, तब सवाल ये उठता है कि आखिर आरक्षण कितना, आप 100% आरक्षण दे दीजिए तो क्या वाकई जो रिसीविंग एंड पर है उसका फायदा होगा? तो जो निजी क्षेत्र है उसके अंदर हम कैसे आरक्षण की बात करेंगे? नए फॉर्म्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन हमें ढूंढने पड़ेंगे। ओमवीर जी, दो सवाल हैं आपसे। पहली बात तो ये है कि आपकी दलीलें क्या हैं, आप भी क्या परसेप्शन की बुनियाद पे बात कर रहे हैं? सिर्फ आपकी ये राय है कि जाट जो हैं वो काफ़ी प्रॉस्परस लोग हैं, उनके पास खूब पैसा और रिसोर्सेज हैं, इसलिए नहीं मिलना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि ये रिजर्वेशन रक्षा समिति, आपको रक्षा करने की जरूरत कैसे आन पड़ी और जाटों के इसमें आ जाने से किस तरह की दिक्कत पैदा हो रही है आपको? मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस समय मंडल कमीशन ने ये रिजर्वेशन दिया, 52% पॉपुलेशन इस देश की उस समय आकी गई ओबीसी। बिल्कुल। और वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट में भी कहा है, और ऑब्वियसली है वो बड़ी होगी, वो 60-65% पहुंच गई होगी। लेकिन रिजर्वेशन एज इट इज है। इसमें इस प्रेजेंट केस में, जाट वाले केस में, इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने कैटेगरिकली गवर्नमेंट को बार बार लिखा कि इसमें हमें सर्वे करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, और उसके लिए 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने अलॉट किए और वर्क उस पर शुरू हुआ। कई एनजीओज को, कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ये टास्क असाइन किया गया और वो शुरू हो गया। लेकिन उसके बगैर ही, बगैर किसी डाटा के, बगैर किसी सर्वे के गवर्नमेंट आगे बढ़ गई। तो हमने जब कमीशन सुनवाई कर रहा था, हमने बहुत सारे देश के कई सारे राज्यों में, जहाँ पे इनको पहले भी पॉलिटिकली रीजनों से ओबीसी में दे दिया स्टेट लिस्ट में, वहाँ पे हमने आरटीआई लिखी और आरटीआई से हमने डाटा कलेक्ट किया अपने दम पे। हमारी जो समिति है ओबीसी रिजर्वेशन रक्षा समिति, क्या डेटा क्या कहता है उस डेटा में मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी है, आई कैन शो यू। नहीं, मुझे उसकी कुछ खास बातें बता दीजिए। खास बात मैं ये बताता हूँ, जैसे आप दिल्ली की एग्जाम्पल ले लें, दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल ले लें।
इन्होंने जाट समाज ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जाट्स इसलिए जाटों को दिया जा रहा है कि जाट गुर्जर और यादव के जैसा है। तो हमने इन तीनों कास्टों का, जाट, गुर्जर, यादव, तीनों का आरटीआई से मांगा कि भी इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है गवर्नमेंट जॉब में। आपने दिल्ली पुलिस से मांगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांगा, दिल्ली की सारी सर्विसेज से मांगा। तो दिल्ली पुलिस से स्पेसिफिकली ये निकल कर आया कि जाट 35 से 40% रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली पुलिस को, जबकि पॉपुलेशन ना तो वो यादवों से ज्यादा पॉपुलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ना गुजरों से ज्यादा पॉपुलेशन में हो इस देश के अंदर। तो बिना रिजर्वेशन के इतना ऑलरेडी बगैर रिजर्वेशन के वो 35 से 40% ले रहे हैं। और ये दोनों कम्युनिटी 2 से 3% पे आई वहाँ और पे। जो शिक्षा के क्षेत्र में ऑथेंटिक शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ कहीं कुछ बचा ही नहीं था। मीन्स आप एडमिशन्स की हमने जहाँ भी आरटीआई लगाई उसमें इतना बड़ा नंबर गैप आया कि आप उसको बिलीव नहीं कर सकते थे। स्पेशली गुजर समाज का तो कहीं स्टैंडिंग नहीं थी एजुकेशन के मामले में। तो ये डाटा हमने एक मिनट और सीरियस प्रॉब्लम है। एक मिनट लूंगा मैं आपका। इन डाटाओं को हमने जब कमीशन को सबमिट किया तो कमीशन ने उनको देखा कि विदाउट सर्वे ये नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद इन्होंने कर दिया। अब तीसरी बात आती है कि अगर इनको ले लिया जाए कि हम क्यों प्रोटेक्ट करें ओबीसी रिजर्वेशन को। आप 27%, 52% को 27% दिया था, 60-65% ऑलरेडी हो गए, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा। और आप एक ऐसी जाति को उसमें ले आ रहे हो जो फॉरवर्ड कास्ट रही है इतने दिनों तक, और वो ठीक है। कर देगी। हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा बस सिर्फ इस कार्यक्रम में इतना कहना चाहते हैं कि जो भी आप कुछ कह रहे हैं हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसा कोई सरकारी डेटा नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी, जी हाँ, आपकी जिम्मेदारी आपकी है, जो भी आप बात कह रहे हैं हिलाल साहब। इसमें जो ये आरटीआई डाली गई है या जो भी ये बता रहे हैं उसमें एक तकनीकी समस्या है कि अगर जिस समुदाय को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा वो सरकारी नौकरी में है, तो जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो आपकी जाति नहीं पूछी जाती अगर आप किसी भी तरह के रिजर्वेशन आपको नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। और जनरल कैटेगरी में जहाँ तक आपने किस तरह से वो डेटा आप तक कैसे पहुंचा, ये बहुत बड़ा सवाल है। काफी महत्वपूर्ण। हमारा आरटीआई में सिंपल था मुझे एक मिनट डिपार्टमेंट में कौन-कौन कितने हैं। हाँ, कौन-कौन कितने हैं, क्योंकि अगर किसी सरकारी महकमे ने ऐसा कहा है तो ये कास्टिज्म है। अगर किसी सरकारी महकमे ने अगर वो गिन रहे हैं तो ये कास्टिज्म है। आप किसी के मजहब के आधार पर, क्योंकि मजहब के आधार पर पहचान की जा सकती है, लेकिन जाति आपकी नहीं पूछी जाती। जब आप फॉर्म भरते हैं, जो भी कोई फॉर्म भरा जाता है उसमें जाति सर्टिफिकेट लगता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको रिजर्वेशन मिले तो, लेकिन जाटों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा है, तब भी उसमें जात आपको डिस्क्लोज करनी होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए खैर, इसका वेरिफिकेशन हो सकता है। लेकिन मनोज कुमार झा, ये बताइए फिलहाल उस सवाल पे वापस आते हैं जिसके लिए पूरा कार्यक्रम हम ये कर रहे हैं कि क्या वाकई देश में नए सिरे से उन नए समूहों की पहचान करने की जरूरत है जिसका जिक्र अदालत ने किया है और ये कहा है। वाकई पहली महत्वपूर्ण बात तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया है, क्या वाकई अदालत का ये ओपिनियन है, ये राय है कि अब ऐतिहासिक तौर पर वंचित, ऐतिहासिक तौर पर जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, उन लोगों को रिजर्वेशन देना नहीं माना जाएगा, वो अकेली बुनियाद नहीं हो सकती, और दूसरी जाति जो है वो अकेली बुनियाद नहीं हो सकती। क्या आप भी इस जजमेंट को इसी तरह पढ़ते हैं? आरिफा जी, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक नाइंसाफी को पूरी तरह दरकिनार कर देना अपने आप में ऐतिहासिक नाइंसाफी होगी। तो मैं समझता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को इन चीजों को बहुत गहन विश्लेषण में जाना होगा। अभी आप और खासतौर पर हिलाल भाई भी परसेप्शन आप लोग बात कर रहे थे, इनकी जजमेंट में भी एक सेंटेंस है कि परसेप्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ बीइंग लोली कैन नॉट बी अ ग्राउंड। अब ये परसेप्शन बिल्ड कैसे होता है? एम्पिरिसिज्म परसेप्शन को बिल्ड करने में भूमिका निभाता है। अगर आप दलित समाज को रामविलास पासवान जी या जीतन राम मांझी जी के चश्मे से ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, बहुत शक्ति है, बहुत तरक्की हो चुकी है। लेकिन आपको जाना होगा उन घरों में, उन गलियों में जहां तक इस ऐतिहासिक नाइंसाफी का दंश अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं इस बात की पैरवी करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यह बहुत गंभीर विषय है और माननीय उच्चतम न्यायालय, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सिविल सोसाइटी, इन सबको साथ बैठ करके, क्योंकि यह मुल्क जातियों में बटा हुआ है, हमारे आपके चाहने से जातियां नहीं चली जाती। लोग मजहब बदल लेते हैं, जाति फिर भी नहीं जाती है। और इस तरह के संश्लिष्ट वातावरण में, इस तरह के संश्लिष्ट और कॉम्प्लिकेटेड वातावरण में मैं समझता हूं कि बहुत रिडक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट लेना कि अब मेरिट का बोलबाला होगा या मेरिट बहुत खत्म हो रहा है, ये सब इस मुल्क को मैं समझता हूं फिर से उस दोराहे पे ले जाएगा जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हमने कुछ कदम ले लिए थे। जी
इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये कहा गया है कि जो पीरियोडिक रिवीजन है वो होना चाहिए। इस पीरियड को कौन डिफाइन करेगा? आपने भी अपने जवाब में ये कहा था कि एग्जीक्यूटिव का डोमेन होना चाहिए। आपने कहा है कि सभी जो खंबे हैं लोकतंत्र के उनको मिलकर डिसाइड करना चाहिए, लेकिन अब तक चूंकि ये वाकई सरकार का एग्जीक्यूटिव का डोमेन रहा है, तो इसलिए क्या ये माना जाए कि अदालत ने इसमें दखल दिया है? और जब पीरियोडिक रिवीजन की बात है तो कौन करेगा ये पीरियोडिक रिवीजन, जब आरक्षण को लेकर इतनी राजनीति देखी जा रही है कि एक समूह को खुश करने के लिए आरक्षण दिया जाता है, दूसरा समूह सड़कों पे आता है तो उसको भी खामोश करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। आरक्षण को कहीं ना कहीं पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं समझना चाहिए कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर जो ऐतिहासिक पिछड़ापन था, जो संसाधनों की कमी पर था, जिसमें नॉलेज पे एक्सेस नहीं थी, उनको मिटिगेट करने के लिए, दूरी कम करने के लिए दिया गया। हां, इस जजमेंट की सबसे खूबसूरत चीज जो मैं मानता हूं कि न्यायालय ने यह इशारा किया है कि आपको पीरियोडिकली आपको इंपिरिकल डेटा लाना होगा। उससे यह भी पता चलेगा कि आपने जो अब तक ये अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी लाई उसका कितना इंपैक्ट हुआ। यानी हमेशा के लिए अगर एक बार आपको बैकवर्ड माना गया तो हमेशा के लिए आप बैकवर्ड होंगे, ये नहीं माना जा सकता। और अगर हमेशा के लिए बैकवर्ड हैं तो इसका मतलब हमारी नीतियों में कोई खराबी है, हमारे क्रियान्वयन में खोट है और उसको बदलना होगा। जी आप क्रीमी लेयर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हिलाल इसको लेकर एक और महत्वपूर्ण बात है जो नए समूहों का जिक्र किया है। इसको कैसे समझें? काफी क्रांतिकारी लगती है ये बात सुनने में कि आखिर वो नए समूह और खासकर जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह का हमारा समाज बन गया है, इसमें हम कैसे उम्मीद करें कि बहुत ईमानदारी के साथ उन नए समूहों को चिन्हित किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी जिन पर वाकई हक होना चाहिए। और ये भी कहा है कि अगर वो लोग जिनका हक नहीं है उन्हें रिजर्वेशन हम दे रहे हैं तो ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी बात जजमेंट में कही गई है। तो कैसे पहचान होगी उन नए समूहों की? देखिए, यहाँ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हिंदुस्तानी संविधान की जो फ़िलासफ़ी है बेसिकली वो सामाजिक न्याय की फ़िलासफ़ी है। और कोर्ट का जो जजमेंट है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि सामाजिक न्याय की परिभाषा अलग अलग समय में बदलती रहेगी। अब हम इसको बहुत अच्छा या बुरा जो भी माने, लेकिन ये कहीं हद तक ये सवाल जो है वो एग्जीक्यूटिव से जुड़ता है, क्योंकि आपको ये जो आप पहचान लेंगे, संसद में विमर्श होगा, विमर्श के बाद एक कानून बनेगा, और वो कानून क्योंकि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। तो उसमें जो कानून बनेगा, तो कानून, देखिए कानून का बनना एक चीज़ है और उसके बायलॉज जब बनते हैं और बहुत टेक्निकलिटीज़ आती हैं वो दूसरी चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर की तरफ ये इशारा किया कि आप इसके आइडेंटिफाई कीजिए। इसलिए परसेप्शन की बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि परसेप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परसेप्शन से राजनीतिक सवाल बनते हैं। अगर परसेप्शन नहीं होंगे तो राजनीतिक सवाल नहीं बनेंगे। तो इस तरह से अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, मैं ज़्यादा वैल्यू सुप्रीम कोर्ट की अपनी हैसियत है उससे ज़्यादा उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद जो एक आदमी चुनाव लड़ने जा रहा है वो अकाउंटेबल है, उसको परसेप्शन लेने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। और यही सिस्टम है हमारा। आप परसेप्शन उठाएंगे, परसेप्शन उठाने के बाद में आप जाकर संविधान में आप जो है संसदों में, आप संसद में कानून बनाएंगे, उसके बाद में उसकी टेक्निकलिटीज आएंगी कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और तब उसके बाद में अगर इस तरह का कोई सवाल जैसे ओमवीर सिंह जी की संस्था उठा रही है, तो वो सवाल जब जाएगा तो फिर उसके बाद न्यायालय उसको इवेल्युएट करेगा। तो ये प्रक्रिया है। तो इसमें बार बार जो है, जो आपका सवाल है कि आखिर कौन ये बात करेगा, तो इस परसेप्शन को हमें पॉलिटिकल क्लास को हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। डॉक्टर मनोज कुमार झा, इसके अलावा जो थर्ड जेंडर का जिक्र हुआ है खासकर, उसको आप क्या बहुत प्रोग्रेसिव सोच मानते हैं कि उनको भी शामिल करने की बात अदालत के जरिए कही गई है? निस्संदेह मैं मानता हूं कि 10 वर्ष पूर्व हमारे देश में इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो इसको तो बेहद ही क्रांतिकारी कदम मानिए। और खास तौर पर जिस जेंडर का इशारा कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय की हमारी संस्था, वो उसके अगर सामाजिक आर्थिक, अगेन परसेप्शन पे कह रहा हूं, पृष्ठभूमि को देखें तो आपको लगेगा कि हाँ इसकी नितांत आवश्यकता है। लेकिन मैं समझता हूं उसके लिए भी जो हिलाल भाई और आप लोग बातचीत में मर्ज करके आई है कि एक इंपिरिकल डेटा बैंक जनरेट करना जरूरी है, और वो कम से कम 10 वर्ष पे रिवाइज हो।
अगर वो नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन करके गाहे बगाहे कभी ये इस्तेमाल करेंगे, कभी वो इस्तेमाल करेंगे। समय मेरे पास थोड़ा कम है डॉक्टर साहब, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन क्या ये दलील जो अदालत के जरिए दी गई है, ये क्या SC ST रिजर्वेशन पे भी फिर लागू हो? अगर जाति की बात है, अगर हिस्टोरिक इनजस्टिस की बात है, ऐतिहासिक नाइंसाफी की बात है, तो सबसे पहले तो शायद ये SC ST रिजर्वेशन पे भी लागू हो। देखिए, मेरा मानना है कि मैं बार बार इस बात को मानता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को यह मानना चाहिए कि ऐतिहासिक नाइंसाफी के लक्षण आज भी हैं इस मुल्क में। मैं जिस विश्वविद्यालय में काम करता हूं वहां भी ये नाइंसाफियां दिख जाती हैं, बड़े बड़े संस्थानों में ये नाइंसाफियां दिख जाती हैं। इसको दरकिनार करके बात मत कीजिए, इसको साथ लीजिए और एक व्यापक एम्पिरिकल डेटा जनरेट करिए, उससे दूध का दूध पानी का पानी। जी हाँ, हिलाल साहब, आखिरी बात जो जिस तरह से पूरी बात कही गई है वो ये है कि जो SC बेंचेस ने कहा है कि कास्ट में बी अ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर फॉर इजी डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ अ सोशल ग्रुप. दिस court has been routinely discouraging the identification of a group as backward solely on the basis of caste. इस बात को हमें समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहचान को और जाति को बिल्कुल रद्द किया गया है, लेकिन अकेली पहचान ना हो, ये महत्वपूर्ण बात है. हाँ, जाति जैसे मैंने कहा कि पैमाना क्या होगा, बैकवर्डनेस ज़्यादा बड़ा सवाल है. उसमें जाति, जैसा मनोज भाई कह रहे हैं, जाति के बिना आप भारतीय समाज को नहीं समझ सकते. ठीक है, तो जाति एक मुख्य आधार बन रहा है. लेकिन जो डेटा हमारे पास में आया है पिछले कुछ सालों में, जो चीज़ों को हमने ध्यान से देखा है, उससे एक बहुत बात स्पष्ट तौर पर आई है कि जाति के अंदर भी वर्ग पैदा हो गए हैं. तो उसको कैसे डील किया जाए, इसलिए मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ एक चीज़ को कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जिस वक्त में लिखी गई, ये अपने तौर पर लिखी गई बेहतरीन रिपोर्टों में से एक है, जिसने कि इस सवाल को उठाया कि ये जो आरक्षण की पूरी व्यवस्था है, इसको हमें किस तरह देखना चाहिए. जी, समय समाप्त हो गया. आखिरी कमेंट, मेरा लास्ट कमेंट ये है कि OBC रिजर्वेशन में बहुत सारी जातियों को विदाउट सर्वे, विदाउट लुकिंग इनटू द फैक्ट इंक्लूजन किया जा रहा है पॉलिटिकल कारणों से. आप आज पॉलिटिकल फायदा उठा के किसी फॉरवर्ड कास्ट को OBC में डाल देते हैं, तो ये OBC रिजर्वेशन के ऊपर डायरेक्ट सरकारों का, पॉलिटिकल क्लास का एक अटैक है. राजनीतिक फैसला था सरकार का, जिसको अदालत ने रद्द कर दिया है. और सर्वे, एक प्रॉपर सर्वे हो, पीरियोडिकल रिव्यू का प्रावधान है NCBC एक्ट में, वो हो, और उसके बाद अगर कोई कास्ट पाई जाती है तो उसको दिया जाए. हिलाल साहब, शुक्रिया. मनोज कुमार झा, तो साफ तौर पर अदालत ने ये फैसला जरूर जाट समुदाय के ऊपर दिया है, जिस पर बहस लगातार जारी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुनियादी सवाल है, जो आरक्षण जिसकी बुनियाद बनी, उसको लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है. इसी के साथ अभी के लिए इतना ही. नमस्कार.